नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कच्चे तेल में 8% का शानदार उछाल, डॉलर में कमजोरी और ओपेक नॉन ओपेक देशों में प्रोडक्शन को लेकर करार की संभावना से आई तेजी। कच्चे तेल में तेजी के बाद अमेरिकी बाजार चढ़े, डाउ 180 पॉइंट चढ़ा, मगर यूरोपीय बाजार 1.5% गिरकर बंद। बाजार बंद होने के बाद आए हेक्सावेयर और केईसी इंटरनेशनल के नतीजों ने किया निराश, मगर ब्रोकरेज कंपनियों जेएम फाइनेंशियल और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने पेश किए बेहतरीन नतीजे। आ जाएंगे टाटा स्टील और बजाज ऑटो के नतीजे। टोरेंट पावर, बर्जर पेंट्स, फोर्टिस हेल्थकेयर, एबीबी, एमसीएक्स और अरविंद भी जारी करेंगे तिमाही रिजल्ट्स। सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। 5 राज्यों में चुनाव और बजट सत्र पर होगी चर्चा। सत्र 23 फरवरी से शुरू होने की उम्मीद। टीम लीज आईपीओ में रिटेल निवेशकों ने दिखाया जबरदस्त जोश, हिस्सा 4 गुना भरा। अब तक इशू करीब 90% सब्सक्राइब। आज आईपीओ का आखिरी दिन। आज ऑटो एक्सपो का दूसरा दिन। कौन से होंगे बड़े लॉन्च, बताएंगे बुलेटिन में आगे। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले देख लीजिए किस तरह के आज इंडिकेटिव एक्शंस हैं। एसजीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है, यानी कि जो हमारा निफ्टी सिंगापुर में लिस्टेड है, दर्शा रहा है कि मजबूती के साथ आज गुरुवार का कारोबारी सत्र की एटलीस्ट शुरुआत होगी। ऑलमोस्ट 60 अंक ऊपर 3/4% से ज्यादा की बढ़त के साथ कामकाज होता हुआ। पर एशिया में इतना रोबस्ट, इतना अच्छा उछाल के साथ कामकाज नहीं देखने को मिल रहा है। मिला जुला रुझान है और ग्लोबल क्यूज पे फोकस है। खासतौर पे एक बार फिर से कच्चा तेल हरकत में। कल एक तगड़ा उछाल 8% के आसपास की मजबूती आई है। उसके बाद हमने देखा अमेरिका में लोअर लेवल से एक बेहद स्मार्ट रिकवरी आखिरी 1-1.5 घंटे में आई थी। सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी का मानना है कि आज उतार चढ़ाव के बीच में, यानी कि अस्थिरता के बीच में कामकाज देखने को मिलेगा। 7400 बड़ा अहम सपोर्ट है, उसके ऊपर टिका बाजार तो तेजी देखने को मिलेगी। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अनिल से जानेंगे कि फिर आज के लिए स्पेसिफिकली हमारी और आपकी रणनीति क्या हो, वो मैं आगे जानूंगा। लेकिन अभी इस समय फोकस ग्लोबल क्यूज पर, जिसके तर्ज पे आप देख रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी अब तो ऑलमोस्ट 1% के उछाल के साथ कामकाज करता हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कच्चे तेल में एक जबरदस्त उछाल वापस 2 दिनों से लग रहा था वापस की अपने वो 25-26 के लेवल्स पे गिरता हुआ नजर आएगा, पर कल तो तगड़ा उछाल था। शायद उसी ने सेंटीमेंट सुधारे कुछ हद तक सेंटीमेंट भी सुधारे और ये चीज भी पुख्ता होती जा रही है कि शायद $30 के आसपास या फिर 27-28 एक बेस बन रहा है। एक ज्यादातर टेक्निकल इसको एक बेस के तौर पर इसको देख रहे हैं। 2-3 चीजें और अहम थी जो कि कच्चे तेल को एक पुल बैक दे रही थी। पहला तो क्योंकि करेंसी वीक थी। अगर आप डॉलर को देखिए अन्य करेंसियों के मुकाबले तो वीक हो गया था करीब 1.5% के आसपास। इस बीच अमेरिका में कच्चे तेल की इन्वेंट्री आई और वो करीब 7 मिलियन बढ़ी है। जब इन्वेंट्री के आंकड़े आए तब थोड़ा कमजोर हुआ था, लेकिन उसके बाद एक अच्छा पुल बैक इसके अंदर आया क्योंकि रुपया, माफ कीजिए, डॉलर जो था अन्य करेंसीज के मुकाबले कमजोर हो गया है करीब 1.5% के आसपास। इसने काफी हद तक जो क्रूड का जो मोमेंटम है उसको बनाए रखा। कुछ टेक्निकल एनालिस्ट ये कहते हैं कि रशिया और ओपेक के बीच में अभी जो बैठक होनी थी, वो आपात बैठक होनी थी, वो तो टल गई है। लेकिन हाँ, सुगबुगाहट ऐसी है कि हो सकता है आगे चल के कोई ना कोई बैठक जरूर है जिसमें प्रोडक्शन कट हो सकता है। तीसरी अहम बात है कि टेक्निकल बाउंस जो हम कह रहे हैं कि 25-30 का एक जो अच्छा बेस बना हुआ है, ये कच्चे तेल को एक मजबूती दे रहा है। तो ये 3 बड़े ऐसे कारण थे जिसकी वजह से क्रूड के अंदर आपने 8% का अच्छा साथ जाते हुए देखा। इसके अलावा कुछ एक और अहम चीजें अगर देखें तो यूएस मार्केट में हुई है, जैसे कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 53 पे आया। ये बाजार की उम्मीद से कह सकते थोड़ा कम था, लेकिन इससे बाजार को ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया। इसके अलावा 2 लाख नई नौकरियां बढ़ी हैं, ये बाजार की उम्मीद से काफी अच्छे आंकड़े आए। गुरुवार को एक अहम आंकड़ा आना है, वो है गैस भंडार का, और साथ ही साथ शुक्रवार को भी जॉब रिपोर्ट के आंकड़े आने हैं। लेकिन अगर आप यूरोपियन बाजार को देखेंगे अब आशीष, तो यहां पे दबाव काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा। कच्चे तेल का कुछ खास इंपैक्ट था नहीं। असल में इटली में जो कुछ बैंक्स हैं उनकी प्रोविजनिंग बढ़ी है और वहां पे लेके उनके बैंक्स के कामकाज को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। और बैंकिंग सिस्टम आपको पता है कि यूरोपियन बाजारों में कई बार स्ट्रेस टेस्ट में कई बैंक्स फेल होते हुए दिखे हैं। ये जो इटली की प्रोविजनिंग बढ़ी है स्पेशली बैंक्स की, और वहां पे जो फॉल आया है उसने काफी हद तक चिंता बढ़ा दी ओवरऑल यूरोपियन सेगमेंट के अंदर। तो इसलिए ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। आज एशियन मार्केट कुल मिला के मिक्स ही ट्रेड कर रहा है। तो डरा रहे हैं आप। एक बार फिर से अगर यूरोजोन की कंसर्न्स वापस आएंगे तो मुझे याद है इससे पहले जब पिटाई हुई थी तो पूरी तरह से वो ग्रीस को लेकर दिक्कत आई थी और इटली के बैंक्स को लेकर इश्यूज क्रॉप अप होते हुए वाकई कल यूरोप में हमने देखा 1.5% के आसपास का दबाव था। अदरवाइज अक्रॉस द ग्लोब
खरीदारी के साथ कामकाज हुआ है। डिम्पी ने कच्चे तेल को हाईलाइट करा है। इन्वेंट्री रिकॉर्ड लेवल्स पे पहुंचने के बावजूद कच्चे तेल में उछाल आया। तो आज रणनीति क्या हुई आगे हम बुलेटिन में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस समय भारतीय बाजारों में इक्विटी मार्केट पे फोकस और अनिल की रणनीति हमने बताई थी आपको। अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। अनिल हाय, गुड मॉर्निंग। उतार चढ़ाव का बाजार तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। वैसे आप सबको बता दूं, कल भी हमने देखा था भारतीय बाजारों में प्रेशर था। सेंसेक्स निफ्टी में 1.25% से ज्यादा का दबाव देखने को मिला था। सेंसेक्स 300 पॉइंट, निफ्टी में 100 पॉइंट्स के आसपास ही कमजोरी थी और अब तो हम 73-60 के लेवल्स के आसपास निफ्टी पे कल क्लोज दिखाया है। कल फिर दिन भर दबाव था और कल फिर इंटरेस्टिंगली वो सेशन था। परसों भी आपको याद होगा आखिरी 45 मिनट के आसपास अचानक एक तगड़ा सेल ऑफ था और कल भी ऐसे ही हुआ हूबहू और हमने आखिरी में बड़ा तगड़ा सेल ऑफ दिखाया। मिड कैप स्मॉल कैप्स की पिटाई हुई और मूड एक्चुअली जो बैरोमीटर है वो बेहतर होगा अगर आप एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर आए। फिर से 7:1 का रेशियो, हर एक बढ़ने वाले के सामने 7 स्टॉक्स दबाव में लाल निशान में कल पहुंचते हुए नजर आए। और एक और दिक्कत की बात, ये सब अच्छे खासे टर्नओवर के साथ कल फिर 2.5 लाख करोड़ के आसपास का टर्नओवर था जिस पर ये भारतीय बाजारों में पिटाई हुई है। एफआई डीआईएस दोनों ने कल के कारोबारी सत्र में बिकवाली करी है। अनिल, क्या इंडिकेशंस आ रहे हैं? ये जो लगातार सेल ऑफ, मूड बिगड़ रहा है, किसी का कॉन्फिडेंस नहीं है बाजार में, आखिरी घंटे में बहुत तगड़ी पिटाई रोज हो रही है। मैं क्या निकालूं इससे? बहुत ज्यादा सीवियर डाउनसाइड्स हैं, फिर एक्सट्रीम वोलेटिलिटी दिखाती है कि कहीं ना कहीं हम शायद एक बेस फॉर्मेशन के पास पहुंच रहे हैं। कैसे समझूं और रणनीति क्या बनाऊं? आशीष, गुड मॉर्निंग। ग्लोबल ट्यून पर भारतीय बाजार और दुनिया भर के बाजार डांस कर रहे हैं। वो हो ये रहा है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्रूड इतना ऊपर नीचे हर रोज क्यों हो रहा है। किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट इतना ऊपर नीचे क्यों हो रहा है। करेंसीज ऊपर नीचे हो रही है, कमोडिटीज ऊपर नीचे हो रही है। तो ये एक्सट्रीम वोलेटिलिटी वाले वक्त आपको सारी एसेट क्लास में दिख रहे हैं। तो ऐसे में ये बड़े रिस्की ट्रेडर्स के लिए और जिनके पास वाकई में ट्रेड्स करने की स्किल्स हैं उनके लिए वक्त है। हाँ, ये जरूर है कि काफी लोग पूरे दुनिया भर के बाजारों में दोनों तरफ का व्यू रखने वाले हैं कि कुछ लोग काफी तेज गिरावट का अंदाजा लगा रहे हैं यहाँ से भी नई डाउन साइडर्स खुलने का और वो बेचे, लेकिन सामने काफी लोगों की खरीदारी भी होती दिख रही। तो कुछ वक्त और शायद ग्लोबल मार्केट्स को सेटल होने में लगेगा। इस बीच ऐसे में आपको पूरी तरह से इस वक्त ग्लोबल मार्केट के संकेतों पर ही ट्रेड करना होगा। भारतीय बाजारों के संकेत अपने शायद उतने बुरे नहीं है। हालांकि कल भी एफआईएस की तरफ से बिकवाली का आंकड़ा आया है, डोमेस्टिक फंड्स ने भी बेचा है, तो खरीदारी से हाथ उन्होंने जरूर खींचा, लेकिन जिस तरह से बाजार गिर रहे हैं, जितना गिर रहे हैं उसके सामने उनकी बिकवाली थोड़ी सी कम है। तो अब आज आपको रिकवरी के लिए ट्रेड करना है। रिकवरी के लिए मेरा जो लक्ष्य है ऊपर 7,400, 7,425 इस रेंज में बाजार रुकना चाहिए या वहां खुलना चाहिए। असली एक्शन यहां से ऊपर जाने के बाद शॉर्ट कवरिंग का और फ्रेश खरीदारी का आता दिखेगा जो बाजारों को 7,500 तक ले जा सकता है, लेकिन 7,400 के ऊपर टिकना जरूरी है वायदा कारोबार में जो पोजीशंस बनी है उसके लिहाज से। अब जो निफ्टी पर आपके लिए सपोर्ट लेवल या यूं कहें कि जहां पर बाजार में आपको अगर तेजी की पोजीशन है उस पर स्टॉप लॉस रखना चाहिए तो 7,300 के आसपास पहला होता है और फाइनली जो 7,240-50 के आसपास से हमने एक रिवर्स होते हुए देखा बाजारों को, तो वो एक अहम सपोर्ट लेवल है। तो बेसिकली बजाय एक डायरेक्शनल कॉल लेने के ये बेहतर होगा कि लेवल्स को ध्यान में रखकर ट्रेड करें, क्योंकि गैप डाउन और गैप अप ओपनिंग के बाद आपको जहां खुल रहा है वहां ट्रेड करना है। तो मैं 7,400, 7,425 की रेंज में वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में रहूंगा, उसके बाद देखूंगा कि क्या करना है। ओके, तो शायद बेहतर सेशन देखने को मिले 7,400 के लेवल्स पे जाए और उसके ऊपर अगर टिके तो शायद कुछ मंदी के सौदे कटे तो उससे सहारा मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक उतार चढ़ाव, एक एक्सट्रीम वोलेटिलिटी वाला, स्थिरता वाला सेशन देखने को मिलेगा। निफ्टी पे एक और रणनीति लेकर आऊंगा आगे, एक और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की इवेंट्स कैलेंडर पे नजर, यानी कि आपकी और हमारी नजर के इंपॉर्टेंट इवेंट्स पे रहने वाली आज टाटा स्टील और बजाज ऑटो, ये दो दिग्गज आज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगे। इनके अलावा फोर्टिस हेल्थकेयर, टोरेंट पावर, बर्जर पेंट्स, एबीबी, एमसीएक्स, अरविंद लिमिटेड, इन सब के तिमाही रिजल्ट्स आज आने वाले हैं। तो लार्ज कैप्स और मिड कैप्स दोनों आज फोकस में रहेंगे। इंडिया इन्वेस्टमेंट समिट 2016, वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे इसका उद्घाटन। रोड, अर्बन इंफ्रा, रेलवेज पर वहां पे खास तौर पे फोकस होने वाला है। सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, 5 राज्यों में चुनाव, बजट सत्र पर चर्चा, ये सब मुद्दे होंगे सर्वदलीय बैठक के। नैसकॉम 2016 यानी कि आईटी इंडस्ट्री की जो बॉडी है नैसकॉम, वो इस 2016 ईयर के लिए अपनी स्ट्रैटेजी आज जारी करेगी, तो वहां पर सबकी नजरें होंगी। और इसके साथ साथ दिल्ली में जो ऑटो एक्सपो 2016 चल रहा है, आज उसका दूसरा दिन है, तो तमाम नए लॉन्चेस होंगे, तो दिन भर इस पे हमारा फोकस कल की तरह बना रहेगा। लेकिन चलिए, मैंने प्रॉमिस किया था निफ्टी पे एक और स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे। हमारे साथ अब इस समय आर के ग्लोबल के राकेश बंसल जोड़े। राकेश जी आए, गुड मॉर्निंग।
क्या करना चाहिए? बड़ा वॉलेटिलिटी, बड़ा डरावने सेशंस, रोज रोज आखिरी का 1 घंटे में बड़ा तगड़ा प्रेशर बनता है। आज किस तरह से ट्रेड पैन आउट होगा? एसजीएक्स निफ्टी तो कुछ बेहतर पिक्चर दिखा रहा है, पर भरोसा करूं क्या उस पर? गुड मॉर्निंग आशीष जी। आशीष जी, डेफिनेटली भरोसा करना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि इंडेक्स में कोई बहुत बड़ी डाउनसाइड अभी नियर टर्म शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगी। निफ्टी में नीचे की तरफ देखें तो 7280 से लेकर 7300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऊपर में 7415 के अराउंड एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और निफ्टी में जिस तरीके से रुझान है गिरावट पे खरीदना चाहिए, बट जिस तरीके से पैनिक की आपने बात करी, वो पैनिक मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में ज्यादा है। कई स्टॉक्स में ब्रेकडाउन हो रहे हैं और जिस तरीके का कल एक पैनिक सेल ऑफ सुज़लॉन में देखने को मिला है, इस तरीके के पैनिक सेल ऑफ दूसरे मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में देखने को मिल सकते हैं। और साथ साथ हम जब इनमें सेल आ रहा होगा, हो सकता है उस समय निफ्टी एक सपोर्ट दे रहा हो, एक रिबाउंड दे रहा हो, तो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक जो है उनके अंदर थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। तो फिर अब मैं रणनीति क्या बनाऊं आज के लिए? 51 पॉइंट के आसपास मजबूती के साथ शायद हम खुलेंगे, तो हम शायद 7400 के ऊपर खुलते हुए नजर आए। उन लेवल्स पे भी खरीदारी करने की हिम्मत करूं निफ्टी में? फिर नहीं, देखिए, अगर आप टेक्निकली लेवल्स को वॉच करते हैं तो 7415 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। बट अगर फ्रेश लॉन्ग्स करने हैं तो 7475 के लेवल्स अगर टूटे ऊपर में, तभी फ्रेश लॉन्ग्स करने चाहिए। 7415 के ऊपर हम एक शॉर्ट कवरिंग आते हुए देखेंगे मार्केट के अंदर। ओके राकेश, कोई स्टॉक्स आपने आज के लिए आइडेंटिफाई करें? बिल्कुल आशीष जी, पहला कॉल रहेगा एशियन पेंट्स पर। इसको खरीदना चाहिए 850 के स्टॉप लॉस के साथ 880 के टारगेट के लिए। और दूसरा एक बाय कॉल रहेगा इन्फोसिस पर। काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। 1117 के स्टॉप लॉस के साथ इन्फोसिस को बाय करना चाहिए 1235 के लक्ष्य के लिए। ओके राकेश, आपका धन्यवाद सुबह वक्त निकालने के लिए। तो 7415 के ऊपर अगर मेंटेन करता है बाजार तो शॉर्ट कवरिंग का सहारा, तो वहां पे फ्रेश लॉन्ग्स बनाए निफ्टी में, अदरवाइज बचें। स्टॉक स्पेसिफिक एशियन पेंट्स और इन्फोसिस दोनों में खरीदारी करने की सलाह। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। इनफैक्ट डिम्पी मेरे साथ बने हुए जिन्होंने और कुछ एक्सपर्ट से बातचीत करी आज के ट्रेडिंग आइडियाज के लिए। डिम्पी बताएं। भारतीय एयरटेल आप खरीद सकते हैं, यहाँ पे रिकमेंडेशन बाय की आ रही है और 325 तक का टारगेट मिल रहा है। आप इसमें 4 से 5 दिन के लिए रहे, ऐसा समित चौहान का कहना है। इसके अलावा आप मानस जायसवाल की जो रिकमेंडेशन है वो एक सेल कॉल के तौर पर है, वो सेल कर रहे हैं टाटा मोटर्स का डीवीआर। आप इसको बेच के चल सकते हैं और करीब 225 तक का टारगेट आपको मिल जाएगा। ये सौदा भी आपको 2 से 3 दिन के हिसाब से रखना है और 250 का एक स्टॉप लॉस भी रख लीजिएगा। इसके अलावा एक कैनरा बैंक के फ्यूचर्स को भी शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन नीरव की तरफ से आई है। ये जो टारगेट होगा इसमें करीब 170 का होगा और 188 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, लेकिन चलिए इसके अलावा आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में, यानी कि आज की बेहद इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत गई जुड़ चुके हैं। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। स्टॉक्स होंगे आज रडार पर? कच्चे तेल में जिस तरह से एक तगड़ा उछाल देखने को मिला है, उससे रिलेटेड सेक्टर्स रहने वाले हैं आशीष। और हमने देखा है केन इंडिया जब कच्चा तेल पिटता है तब इसमें भी दबाव देखने को मिलता है। जब कच्चे तेल में उछाल या रिबाउंड देखने को मिलता है तब ये रैली भी दिखाता है। तो केन इंडिया पर नजर रखिए, ओएनजीसी पर नजर रखिए, यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन कच्चे तेल के जो उछाल है वो एयरलाइन कंपनियों के लिए नेगेटिव है। तो अगर कोई भी रैली देखने को मिलती है तो ट्रेडर्स शायद यहां पर शॉर्ट पोजीशंस बनाएंगे, खासतौर पर जेट एयरवेज में, जो कि एफएनओ में है, स्पाइस जेट और इंटरग्लोब के लिए भी आज का दिन थोड़ा मुश्किल भरा रह सकता है। लेकिन यूनाइटेड ब्रूवरीज, यूबी होल्डिंग, ये 2 और ऐसे स्टॉक्स हैं जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। आपको ध्यान होगा परसों यूनाइटेड ब्रूवरीज के जो नंबर्स आए थे बाजार बंद होने के बाद, वो अच्छे आए थे। और अब यहां पर खबरें आती हुई कि हेनिकेन जो है वो विजय माल्या की हिस्सेदारी पूरी तरह खरीद सकता है। विजय माल्या और यूबी ग्रुप की हिस्सेदारी इस समय करीब 32% की है और हेनिकेन की हिस्सेदारी इस ज्वाइंट वेंचर में करीब 42% की है। लेकिन ध्यान रखिए, ये खबर पहले भी कई बार आ चुकी है और इस बार फिर से मैनेजमेंट ने इसका खंडन किया है। हेनिकेन कह रही है कि वो इस स्पेकुलेशन के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहती और यूबी ग्रुप कह रहा है कि वो उनकी कोई योजना नहीं है यहां पर हिस्सेदारी बेचने के लिए। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि 920 रुपए प्रति शेयर पर एक प्राइस पर विजय माल्या की हिस्सेदारी खरीदी जा सकती है। तो देखना होगा ये शेयर आज किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ऑन मोबाइल ग्लोबल नतीजे हैं, साथ में ही बायबैक के ऊपर भी बोर्ड विचार करने वाला है। 2015 में भी इन्होंने बायबैक किया था, मुझे याद है 86 रुपीज प्रति शेयर पर वो बायबैक किया गया था शेयरों का। 44 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। तो देखना होगा आज बायबैक का प्राइस और क्वांटम, कितना करोड़ रुपए कंपनी खर्च करना चाहती है बायबैक के लिए, उस पर नजर रहेगी। साथ ही कई कंपनियां हैं जो बाजार बंद होने के बाद अच्छे नतीजे दे रही हैं, खासतौर पर ब्रोकरेज कंपनियां, जेएम फाइनेंशियल्स, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, इन दोनों पर नजर रखिए, ये आज तेजी दिखा सकते हैं। ग्रीव्स कॉटन के नतीजे काफी अच्छे आए। हाइकल, टेक्समैको इंफ्रा, एक्सेलिया काले, ये कुछ और ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने कल बाजार बंद होने के बाद बेहतरीन नतीजे दिए, तो यहां तेजी देखने को मिल सकती है अच्छे बाजार में। साथ ही कुछ कमजोर नंबर्स भी आए हैं। पीएनबी गिल्स, यहां पर दबाव देखने को मिल सकता है। सीसीएल प्रोडक्ट्स
ओरिएंट सीमेंट, टीडी पावर, ये स्टॉक्स में थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है क्योंकि इनके नंबर्स अच्छे नहीं थे। इंटरेस्टिंग, लंबी लिस्ट और कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस के लिए आज आप तैयार हो जाइए। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमने बात करी थी कच्चे तेल में जिस तरह का उछाल आया, डिम्पी हेमंत दोनों ने उस बात को हाईलाइट भी किया। ब्रेक के बाद आज कच्चे तेल में भारतीय बाजार में रणनीति क्या बनाए उस पर बातचीत, और साथ साथ टाटा स्टील और बजाज ऑटो, दो अहम कंपनी से रिजल्ट आने वाले हैं, क्या एक्सपेक्टेड है बाजार में, इस पर बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज निफ्टी की दो कंपनियां टाटा स्टील और बजाज ऑटो के तिमाही रिजल्ट्स आने वाले हैं। इनको लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या अनुमान है, बताने के लिए मेरे सहयोगी डिम्पी कालो तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, साथ साथ पूजा त्रिपाठी भी आप जोड़ रही हैं। डिम्पी, पहले आप बताएं टाटा स्टील क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? थोड़ा निराश कर सकता है आपको आज टाटा स्टील, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वो कंसोलिडेटेड, साथ ही अगर उसका आप इंडिया बिजनेस देखेंगे दोनों में ही मुनाफा थोड़ा कमजोर आ सकता है। पहले कंसोलिडेटेड के हिसाब से अगर आप स्टोरी समझें तो यहाँ पे जो लॉस है वो करीब 700 करोड़ रुपए का आएगा सिक्वेंशियल बेसिस पर, जो पिछली बार करीब 150 करोड़ रुपया ऊपर था। उस स्ट्रीट हालांकि डिवाइडेड है लॉस को लेकर, प्रॉफिट को लेकर कोई डिवीजन नहीं है। लॉस को ये है कि 700 करोड़ का होगा या 1200 करोड़ का होगा, इसलिए इंटरेस्टिंग ये है कि 700 करोड़ से कम घाटा यहाँ पे आए तो शायद ये अच्छा आपको रिएक्शन देगा, अदरवाइज यहाँ पे बिकवाली हो सकती है। इसके अलावा अगर आप इसके टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस देखेंगे वो करीब 16% के आसपास घटेगी, और इसका अगर स्टैंड अलोन खाली इंडिया का ही देख लें तो वहां पे करीब 6.5% के आसपास घटने वाली है, और भारत में भी इसका मुनाफा करीब 9.5% के आसपास घटेगा। सिर्फ इंडिया बिजनेस की बात बोल रहा हूं। 2-3 बड़ी वजह रही, इनका वॉल्यूम तो बढ़ के आएगा 10% सेल्स की वॉल्यूम, लेकिन क्योंकि स्टील के प्राइसेस गिरे हुए हैं इस वजह से इनको नुकसान आ रहा है। साथ ही एंटी डंपिंग जो सिर्फ पर ड्यूटी लगी है उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, करेंसी भी पूरी तरह से फेवर में कम से कम इनके नहीं आ रही है, और साथ ही जो कमोडिटीज के प्राइस कम हुए हैं वो भी इनको पूरी तरह से हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। ओके, और पूजा बजाज ऑटो से क्या एक्सपेक्टेशंस है? जी, बजाज ऑटो से भी कमजोर नंबर्स की हम उम्मीद कर रहे हैं। एक्सपोर्ट जो सेल्स फिगर आए थे वहां पर एक्सपोर्ट पे काफी ज्यादा कमजोरी थी, और खास करके जो इनका अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का मार्केट है वहां पर डिमांड में स्लो डाउन देखने को मिला है, और जो कुल रेवेन्यू में जो एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन है उसमें भी कमी हुई है। 50% से कंट्रीब्यूशन में ये कम होकर 43% ही अब रह गया है, तो कमजोर नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। मार्जिन में भी कमजोरी देखने का अनुमान है। इसके अलावा एक्सपोर्ट मार्केट्स में RE60 को लेकर क्या RE60 के लॉन्च को लेकर क्या अपडेट्स आते हैं इस पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन कमजोर नतीजों की उम्मीद बजाज ऑटो की तरफ से होता है। रियल सीजन के आखिरी चरण में जब हम आते हैं तो नंबर्स कमजोर होते हैं। आज दोनों ही निफ्टी कंपनी शायद आपको डिसअपॉइंट करें, टाटा स्टील और बजाज ऑटो दोनों से कमजोर एक्सपेक्टेशंस। आप दोनों का धन्यवाद। छोटा सा ब्रेक के बाद खास तौर पर कच्चे तेल में आज की रणनीति। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। SGX निफ्टी 1% की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ, लेकिन अब फोकस कमोडिटीज में। कच्चा तेल रडार पर है। कल 8% का उछाल, बावजूद इसके कि अमेरिका में इन्वेंट्रीज रिकॉर्ड लेवल पे पहुंची हैं। क्यों तेजी आई? डॉलर कमजोर हुआ है। डॉलर इंडेक्स 7 हफ्तों के लोज पे पहुंच गया है, और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट्स आए हैं, तो एक बार फिर से ओपेक नॉन ओपेक के बीच में डील की संभावनाएं बढ़ी हैं, उसने सपोर्ट करा है। लेकिन कच्चे तेल में रणनीति क्या हो आज? कार्बी कॉम्ट्रेड की प्रिया चौधरी हमारे साथ जोड़ी हैं। प्रिया जी, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या करूं कच्चे तेल में भारतीय बाजारों में आज मैम? वेरी गुड मॉर्निंग आशीष। मुझे लगता है अभी भी अगर कच्चे तेल के फंडामेंटल की तरफ देखें तो फंडामेंटल वीक ही है, लेकिन जैसा आपने अभी बताया कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से ओपेक और नॉन ओपेक मेंबर के साथ मीटिंग के लिए जो उन्होंने विलिंगनेस दिखाई है, उसकी वजह से ये एक्सपेक्टेशन आ रहा है कि प्रोडक्शन प्राइस को बूस्ट करने के लिए प्रोडक्शन कट हो सकता है। तो इसकी वजह से ही कल अच्छी खासी उछाल देखने को मिली कच्चे तेल में, और मुझे लगता है कि आज भी ये कंटिन्यू रहेगा। तो आज 2550 का लेवल मिलता है तो वहां से बाय करें, टारगेट 2200 का रखें और स्टॉप लॉस 2120 का मेंटेन करें। ओके, कार्बी कॉम्ट्रेड की राय, कच्चे तेल में खरीदारी, इस बीच चांदी और गोल्ड सोने में भी खरीदारी करने की रणनीति है। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं मॉर्निंग कॉल में, लेकिन आज के लिए इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्टॉक 2020। नमस्कार।